नमस्कार, द नॉलेज केयर की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ राजा कुमार और आज हम बात करेंगे पॉलिटी का। और पॉलिटी में आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स को मैं पूरे डिटेल्स के साथ बात करूँगा। और अगर आपको सिलेबस जानना हो तो आप हमारी वेबसाइट www.theknowledgecare.com विज़िट करें और वहाँ से जो भी पॉलिटी के सिलेबस हैं उन सबको मैं कवर कराऊंगा अपने वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास जानने से पहले हमें कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड को भी जानना होगा, क्योंकि भारत का जो संविधान बना उसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का काफ़ी महत्व रहा। आप सभी को ज्ञात हो कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर एक्ट जारी किया था, जिसके माध्यम से अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए। अंग्रेज़ों ने शुरू में फैक्ट्रियां लगाई, व्यापार स्टार्ट किया और धीरे धीरे वे भारतीय राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और धीरे धीरे वो राजनीतिक सत्ता हथियाने का प्रयास करने लगे। आपको ये भी ज्ञात हो कि मुगलों के जो प्रतापी राजाओं में औरंगजेब के बाद जो शासक बने वो अयोग्य साबित हुए और मुगल पतन पर आ गया था। पतन की स्थिति आ गई थी मुगलों का। तो अंग्रेज़ों ने दो निर्णायक युद्ध लड़े, जो कि उनके भारत में स्थिति मजबूत कर दी। उनमें पहला युद्ध जो था वो 1757 का प्लासी का युद्ध था, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया। यह युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ी गई। और इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ। ठीक है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफ़र थे उनके सेना नायक, और उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। और चूँकि वो राजत्व उन्हें राजा बनाने का लोभ दिया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, और वे उनके साथ विश्वासघात किया, जिसकी वजह से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हो गई। दूसरा जो निर्णायक युद्ध हुआ वो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। और इस बक्सर के युद्ध में भारत की तरफ से कहा जाए तो त्रिगुट सेना ने भाग लिया था। इसमें मीर कासिम, जिन्होंने कि अवध के नवाब से गुजारिश की थी, तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला थे, और मुग़ल के शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों ने मिलकर अंग्रेजी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे इस बार। और इस बार भी अंग्रेज़ों को विजयी सफलता हासिल हुई। और जब अंग्रेज़ सफल हुए तो इसका परिणाम यह हुआ कि 1765 में एक इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब इन सब के बीच। और कहा गया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों का हमें राजस्व और दीवानी अधिकार दे दिया जाए। तो इस तरीके से अंग्रेज सफल हुए और उनके हाथ में आ गए। आगे हम बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ। तो इसे हम दो भाग में कवर करेंगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत वे चार्टर एक्ट के माध्यम से जो भी प्रावधान किए गए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आपको मालूम होगा कि 1857 की जो महान क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ की जो सत्ता है, भारत की सत्ता, वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। और इस वजह से इसे हम दो पार्ट में देखेंगे। तो पहला जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके अलावा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट,
1813 का चार्टर एक्ट। इस तरह से हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। यहाँ से क्या मुख्य बातें निकल कर आई, तो यहाँ से हमने 5 मुख्य बातों को डिनोट किया है। ये जो एक्ट लाया गया था, उस समय के जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे, और एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया था, और सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर ये जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का अब कंट्रोल हो गया। दूसरी बात यहाँ से निकल कर आई कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। शब्द पर गौर करेंगे, बंगाल के गवर्नर को ही अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस कड़ी में जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए वो हुए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जो कि उस समय बंगाल के गवर्नर थे, तो स्वाभाविक है जब एक्ट आया तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। तीसरी जो मुख्य बातें यहाँ से निकल कर आई, गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों वाला कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया, और उनको सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए, मदद करने के लिए। ठीक है, चौथी बात, महत्वपूर्ण बात यहाँ से निकल कर आई कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ, वो हुआ आपका कब, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तहत 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया गया। और इसके जो चीफ जस्टिस हुए, मुख्य न्यायाधीश पहले, वो हुए सर एलिजा एम्पे, और इसके अलावा इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। ठीक है, पांचवी मुख्य बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों से निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दी गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों से कोई निजी व्यापार नहीं करेगी, और जो भी व्यापार करेगी उस पर ब्रिटिश संसद का कंट्रोल होगा, उन्हें सूचित करना होगा। उपहार और रिश्वत लेने पर भी रोक लगा दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा एक्ट है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आप कहेंगे कि 1700, इससे पहले तो 1781 का भी एक्ट आया। तो जी हाँ, 1781 का भी एक्ट आया, लेकिन उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, चूँकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए वो एक्ट लाया गया, और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। वो सिर्फ उनके दोषों को, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया 1784 में, उस समय जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो विलियम पिट्स थे। कौन थे? विलियम पिट्स थे। और इसमें से जो मुख्य बातें निकल कर आई कि भारत में दोहरा शासन का प्रावधान कर दिया गया, और 2 महत्वपूर्ण गवर्निंग बॉडी की स्थापना कर दी गई, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर अब मजबूती से कंट्रोल करेगी। इसमें पहला था राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक मामलों के लिए क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। दूसरा था आपका व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत बार ये सवाल आता है और बच्चे कंफ्यूजन में गलत कर जाते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस मामले के लिए थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस मामले के लिए थे। तो आप स्पष्ट कर लें, कंट्रोल कौन करता है? राजनीतिक लोग करते हैं। सत्ता को कंट्रोल कौन करते हैं? राजनीतिज्ञ लोग करते हैं। तो कंट्रोल जो था वो राजनीतिक के लिए था, और डायरेक्टर क्या होते हैं? किसी भी जगह के डायरेक्टर जो होते हैं वो व्यापारिक मामलों के लिए होते हैं। डायरेक्टर, प्रोपराइटर, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के लिए 6 सदस्यों वाला एक समिति था, 6 सदस्यों कर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 6 सदस्यों वाला था। इसमें एक सदस्य था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और एक था राजस्व सचिव, और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से थे, और इनकी नियुक्ति जो थी वो ब्रिटिश संसद के द्वारा की जाती थी। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद सदस्य की जो संख्या थी पहले 4 थी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से,
उसे घटाकर 3 कर दिया गया। तो दो मुख्य बातें यहाँ से निकलकर सामने आई कि भारत में दोहरा शासन की शुरुआत कर दी गई। किसके किसके माध्यम से? तो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण एक्ट आया वो 1786 का एक्ट आया और इसमें क्या किया गया, यहाँ से दो मुख्य बातें निकल कर आई जो हमें याद रखने हैं। पहला, गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को निरस्त करने की यह शक्ति दे दी गई कि गवर्नर जनरल परिषद का जो भी निर्णय आएगा उसको वह निरस्त कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है, अपने इंटेलेक्चुअल बुद्धि के हिसाब से उसे खारिज कर सकता है। दूसरा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी गई कि गवर्नर जनरल जो है वो क्या होगा, सेनाओं का हेड होगा। अभी हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अनुसार प्रधान सेना नायक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये था 1786 के एक्ट से हमें जो दो बातें देखने को मिली। गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को खारिज करने की शक्ति दे दी गई। दूसरी बात कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया गया। अगला जो हमारा एक्ट आया वो था 1793 का। सॉरी, यहाँ पे ये एरर है, टाइपिंग एरर है, इसको आप माफ़ करेंगे। ये आपका कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि कंपनी 1793 का ये चार्टर एक्ट है, इसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात अब क्या होगा, ये जो 1793 से लेकर कब तक करेंगे, तो ये 1813 तक काम करेंगे। व्यापारिक एकाधिकार इनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब एक प्रावधान और किया गया कि नियंत्रक मंडल जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, उसका जो वेतन है उसको अब भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान कर दिया गया कि भारतीयों से जो राजस्व वसूला जाएगा उसी से उन्हें वेतन दिया जाएगा। दो बातें यहाँ से मुख्य निकलकर यही आई सामने। आगे बात करते हैं। अगला हमारा चार्टर एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। इसको देखते हैं बड़े ध्यान से, क्या था इसमें। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। आंशिक रूप से कहने का मतलब कि इन्हें सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया कि आप चाय और चीन दोनों के साथ व्यापार कर सकते हैं। अर्थात भारत में चाय का व्यापार कर सकते हैं और चीन के साथ जो आपका व्यापार चल रहा है वो चलता रहेगा। इसके अलावा सभी अंग्रेज़ों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है, यहाँ अपना व्यापार कर सकता है, आ जाओ व्यापार लगा लो और मुनाफा कमाओ। तो सभी अंग्रेज़ों को छूट दे दी गई, खुली छूट दे दी गई कि कोई भी आ सकता है, यहाँ पे कोई भी अपना बिजनेस लगा सकता है। कंपनी को फिर से 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों पर नियंत्रण और राजस्व वसूलने का 20 साल तक अब और आप क्या कर सकते हैं, राजस्व पर नियंत्रण कर सकते हैं, यह अधिकार दे दिया गया। एक बात यहाँ से और मुख्य निकल कर सामने आई कि शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान दे दिया गया। अब इसमें हम इसे साजिश कहें या रणनीति कहें, तो दरअसल अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीय लोग भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों और पढ़े लिखे इस सेंस में हों कि वे हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करें, इस सेंस में वो पढ़ाना चाह रहे थे। इसी के तहत उन्होंने 1 लाख रुपए प्रति वर्ष बजट का प्रावधान कर दिया 1813 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई कि अब कोई भी ईसाई यहाँ आकर अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। दरअसल उनका लक्ष्य मजहब को भी आगे बढ़ाना था और इस कड़ी में उन्होंने ईसाई मिशनरियों के लिए भी भारत को खोल दिया कि आप आइए और यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट से क्या आया, तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अंशतः समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीन के साथ उनका व्यापार चलेगा। दूसरा बात, सभी अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। तीसरी बात,
कंपनी को फिर से अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों पर राजस्व नियंत्रण दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात यहाँ से निकल कर आई कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया बजट का प्रावधान कर दिया गया और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की परमिशन मिल गई। ठीक है, तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। आगे बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, जो कि 20 साल बाद आया। इससे मुख्य क्या प्रावधान निकल कर आए सामने, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत बड़ी बात कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और इस कड़ी में क्या हुआ कि तत्कालीन जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। कंपनी का व्यापारिक अधिकार को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। आपने देखा कि 1813 में उन्हें आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार की अनुमति थी उन्हें। अब क्या हुआ कि उन्हें पूरी तरह से एकाधिकार उनका पूरी तरह से छीन लिया गया। सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों को देख रहे थे, उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और वे डर गए थे कि कहीं अगर भारतीय का इसमें अगर प्रतिनिधित्व ज़्यादा होने लगेगा तो उन पर खतरा मंडरा सकता है। तो उन्होंने इसका विरोध किया और यह परिणामतः क्या हुआ, यह जो प्रयास था वो असफल रहा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ से यह निकल कर सामने आई कि दास प्रथा जो कि उस समय से चली आ रही थी उसे ख़त्म किया गया, उसे अवैध घोषित कर दिया गया। और उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे वो लॉर्ड एलनबरो थे। ठीक है, और 1834 में यह आपका दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले को एज ए जुडिशियल मेंबर के तौर पे उन्हें नियुक्त किया गया और इसे बैठक में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। कुछ ऐसा ही प्रावधान अभी अगर आप देखेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो हमारे महान्यायवादी का यही हाल है कि वे विधि सदस्य हैं, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कहलाते हैं और उन्हें संसद की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति तो है पर मतदान का नहीं है। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश की कि आप इन्हें भारतीयों को भी अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी सिखाओ और काबिल बनाओ ताकि ये हमारी बहुत अधिक मदद करें। तो इस कड़ी में 1835 में एक विधि आयोग का भी गठन किया गया और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि चुनाव आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसके आगे जो हमारा चार्टर एक्ट आया वो 1853 का चार्टर एक्ट आया और यह अंतिम चार्टर एक्ट था जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत लाया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे अंतिम चार्टर एक्ट कौन था, तो 1853 का चार्टर एक्ट था। भारत के लिए अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। एक अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद का स्थापना कर दिया गया। भारतीय नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई जो कि 1833 के चार्टर एक्ट में असफल रहा था, हालांकि इस बार वह सफल रहा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया और यह ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से हुआ। ठीक है, और जो तत्कालीन जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया कि पहले उन्हें जो मतदान का अधिकार नहीं था अब वो अधिकार भी उन्हें मिल गए और इस तरह वो क्या हो गए, पूर्ण सदस्य बन गए। ठीक है, अगला जो हमारा एक्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1858 है
दरअसल ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया, क्योंकि 1857 की जो महान क्रांति हुई और इसके बाद यहाँ की जो सत्ता थी, भारत की जो सत्ता थी, वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। तो इस एक्ट के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई उसे हम देखेंगे। पहला, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसे अब वायसराय कर दिया गया। दरअसल अंग्रेजों ने यह कोशिश की एक घड़ियाली आंसू की तरह कि अब तक जो शोषण हो रहा था वो आपका शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, अब ब्रिटिश क्राउन सीधे सीधे सत्ता पर अपना अधिकार करेगी और आप लोगों को ज़्यादा शोषण नहीं होगा और जो हड़प की नीति है उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा और आपका शोषण नहीं होगा। तो इसी का प्रयास किया गया था। हालांकि यह महज छलावा साबित हुआ, क्योंकि हम लोगों को अगर ऐसा कोई रिलीफ मिलता तो इतना समय नहीं लगता आज़ाद होने में। भारत का शासन, और क्या हुआ कि भारत को जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय नाम दे दिया गया और इस कड़ी में जो पहले वायसराय हुए वो लॉर्ड कैनिंग हुए। अक्सर एग्जाम्स में यह प्रश्न आते हैं कि भारत के पहले वायसराय कौन हुए, तो वो लॉर्ड कैनिंग हुए। ठीक है। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तीसरी बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर्स दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब सीधा सीधा कानून ब्रिटिश संसद पारित करेगी और उसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अर्थात व्यपगत का सिद्धांत, जो कि डलहौजी के समय बहुत प्रसिद्ध था, यह एक हड़प की नीति थी और इस नीति के तहत मैं आपको बता दूं कि यह प्रावधान था कि अगर किसी राजा महाराजा का अगर कोई वंशज नहीं है, अर्थात उनके कोई पुत्र नहीं है, वारिस नहीं है, तो उनकी जो संपत्ति है उनको ब्रिटिश सरकार हथिया लेती थी। और इस कड़ी में एक काम और किया गया था कि गोद जो प्रथा थी उसको लॉर्ड डलहौजी ने समाप्त करवा दिया था, कि उन्हें यह डर था कि जिनके पास वारिस नहीं होंगे वो किसी को गोद ले लेंगे और इस तरह से वो हड़पने से बच जाएंगे। तो प्रयास किया गया डलहौजी के द्वारा कि उन्होंने गोद प्रथा को भी समाप्त कर दिया। इसके अलावा क्या हुआ कि भारत के राज्य सचिव नामक पद का सृजन किया गया। अब क्या होगा कि भारत का एक राज्य सचिव होगा। ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से भारत के एक राज्य सचिव पद का गठन किया गया। यह सचिव का पदनाम जो है वो राज्य सचिव है भारत का, लेकिन यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। आप थोड़े से यहाँ पर फंस सकते हैं कि यह भारत का जो राज्य सचिव था वो कौन था, तो वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, न कि कोई भारतीय था। जो ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार होता था, सीधा सीधा वो ब्रिटिश संसद के प्रति अपना उत्तरदायित्व रखता था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, कि भारत सचिव जो बनाए गए हैं, जो पद का गठन किया गया है, उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। 1858 का जो ब्रिटिश महारानी का जो घोषणा पत्र था उसे भारत के शिक्षित वर्ग के लोगों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा, अर्थात अधिकार पत्र कहा, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। दरअसल यह 1 नवंबर 1858 को आया था और इसे इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 का। इससे हमें क्या महत्वपूर्ण बातें मिली और इससे हमारे संविधान में इनके क्या महत्व रहे उनको जाने। तो सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा और गवर्नर जनरल की जो जुडिशियल पावर था उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। जुडिशियल पावर अर्थात विधायी शक्तियाँ जो थी उनको क्या किया गया, उनको डिसेंट्रलाइज किया गया, विकेंद्रीकृत किया गया, अर्थात पावर को बांट दिया गया।
और पोर्टफोलियो सिस्टम में यही था कि जैसे हमारे यहाँ अभी का जो प्रावधान है, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक स्वतंत्र प्रभार वाले या उप मंत्री होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई थी कि विभागों को बांट दिया गया था। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्ति में थोड़ी सी एक और बढ़ोतरी की गई कि उन्हें वीटो की शक्ति दे दी गई। विधायी शक्तियों को तो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन उन्हें एक ऐसा पावर दे दिया गया जो उनकी जो शक्तियों को बांटा था उन पर एक बड़ा सा मोहर साबित होता उनके लिए। तो गवर्नर जनरल किसी भी जो परिषद था उनके निर्णय पर अगर वो वीटो लगा देते हैं तो वो निर्णय तत्काल वहीं खारिज हो जाता। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना की शक्ति दे दी गई। यह पावर्स मिल गया कि बंगाल में, उत्तर पश्चिम प्रांत में और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना वो कर सकते हैं। और हुआ भी 1862 में आपका बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिम प्रांत में और 1897 में आपका पंजाब में विधान परिषद की स्थापना हुई। आगे हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 का। ठीक है, इसके तहत देखेंगे क्या मुख्य बातें निकल कर आई सामने। तो भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो 1892 के एक्ट के द्वारा हुआ। इसके अलावा भारतीयों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया कि भारतीय अब क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी और बजट पर बहस कर सकते हैं। हालांकि मतदान का अधिकार उन्हें नहीं था। केंद्रीय विधानसभा के अलावा मनोनीत सदस्य संख्या कम से कम 10 से बढ़ाकर अधिक से अधिक 16 निर्धारित कर दी गई कि 10 से 16 के बीच में आप केंद्रीय विधानसभा के अलावा मनोनीत सदस्य रखेंगे। अर्थात मनोनीत सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, लेकिन बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही था। ठीक है, आगे हम जानते हैं अगला हमारा एक्ट है भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल तत्कालीन जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे और उस समय के जो राज्य सचिव थे वो लॉर्ड मार्ले थे और इसी वजह से इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। इसके तहत जो इसके उद्देश्य क्या थे और इसके मुख्य बिंदु क्या थे, इनको जानेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए हमारे भारतीय संविधान में। इनका जो उद्देश्य था 1892 के अधिनियम का जो दोष था उनको दूर करने के लिए, उनकी जो खामियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। दूसरा जो प्रयास किया गया वो किया गया आपका मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करने का प्रयास किया गया। मुस्लिम, चूँकि आपको ज्ञात होगा कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था और मुस्लिम लीग लगातार प्रयास कर रही थी कि उन्हें अंग्रेज राजनीतिक मामलों में उन्हें ज़्यादा तवज्जो दें। तो इन्होंने अंग्रेज़ों की तरफ से यह प्रयास किया गया कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश किया जाए। भारत में बढ़ते उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना जो करना है, उनको मजबूती से कैसे सामना करना है। दरअसल भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो 3 चरणों में चला। एक 1885 से 1905 जिसको नरम दल का युग कहा जाता है, और 1905 से 1915 तक गरम दल का युग कहा जाता है, और 1915 से 1947 तक का जो युद्ध है वो गांधी युग कहा जाता है। दरअसल 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो हम ज़्यादा इतिहास में नहीं घुसेंगे, फिर से हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो भारत में उस समय उग्र दल का कांग्रेस का जो 2 फाट हो गया था, उसमें उग्र दल का ज़्यादा कार्रवाई चल रही थी और उन्हें कंट्रोल करना अंग्रेज़ों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने इस
अधिनियम के माध्यम से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। क्या किया गया, मुख्य बातें क्या निकल कर सामने आई कि भारतीयों को भारत राष्ट्र सचिव एवं गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में पहली बार नियुक्त किया गया और पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो पहले भारतीय हुए वो भारत परिषद में शामिल होने वाले पहले सदस्य बने। थोड़ा रिलीफ दिया गया और भारतीयों को खुश करने के लिए एक भारतीय को इसमें शामिल कर लिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। चूँकि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना इनका उद्देश्य था, तो इस कड़ी में इन्होंने आगे बढ़ाते हुए क्या किया कि मुसलमानों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया गया। अर्थात मुसलमानों का जो चुनाव है या मुस्लिम जो प्रतिनिधि आएंगे उनका जो निर्वाचन है वो मुस्लिमों के द्वारा ही किया जाएगा। तो एक सांप्रदायिकता का बीज बो दिया गया और उसे एक क्या कहते हैं, उसे एक लीगलिटी प्रदान कर दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान को पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना और मत देने का अधिकार दे दिया गया। हमने देखा कि 1892 का जो एक्ट था उसमें सिर्फ बहस करने का अधिकार हमें मिला था और यहाँ पर क्या हुआ कि अब प्रश्न भी पूछ सकते हैं और मतदान भी कर सकते हैं। और सांप्रदायिक निर्वाचन की वजह से लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा गया। ठीक है। गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद के जो पहले भारतीय सदस्य हुए वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हुए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला जो हमारा एक्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और उस समय जो तत्कालीन वाइसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे और भारत के राज्य सचिव वो मॉन्टेग्यू थे और इस वजह से इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसका तत्कालीन इफेक्ट क्या था, इस एक्ट का इफेक्ट क्या था, तो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। दरअसल 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था और उस विश्व युद्ध का परिणाम कुछ सुखदायी रहा अंग्रेज़ों के लिए। और होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में स्टार्ट हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से, और संवैधानिक सुधारों की मांग जोर पकड़ ली थी और इस वजह से अंग्रेज़ों को एक एक्ट लाना पड़ा, भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत में पहली बार मुस्लिम को वोट देने का अधिकार महिला को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। तो ये प्रश्न काफ़ी बनते हैं कि भारत में महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो वो मिला आपका 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है उससे मिला। ठीक है। भारत इसके अलावा क्या हुआ कि पहली बार भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होगा और यह 1926 में इसका गठन भी किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई कि प्रांत में दो प्रकार से शासन होगा और ये जो दो प्रकार का शासन होगा इसे दो भाग में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय कर दिया गया और एक हस्तांतरित विषय कर दिया गया। ठीक है। आरक्षित विषय क्या था कि जिसमें गवर्नर अपनी परिषद के सलाह से उस विषय पर अपना निर्णय लेंगे, और हस्तांतरित विषय वो था जिसमें गवर्नर भारतीय जो मंत्री होंगे या भारतीय परिषद में जो शामिल लोग हैं उनकी मदद से वो भारतीय की मदद से उसमें काम करेंगे। ठीक है। और आरक्षित विषय में जो सब्जेक्ट रखे गए थे वो राजस्व रखा गया था, न्याय रखा गया था, वित्त रखा गया था, पुलिस, समाचार पत्र, पेंशन, इन सबको रखा गया था। ठीक है। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और मापतौल इन सब को रखा गया था। इसके अलावा जैसे ही मुस्लिमों को खुश करने की बात हुई तो इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा और खुश किया गया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली की तो शुरुआत कर ही दी गई, इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। 1909 में सिर्फ मुस्लिमों के लिए
पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया उसको आगे बढ़ाते हुए, एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए क्या किया गया कि भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों, इनके लिए भी अलग से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो सांप्रदायिकता का जो बीज था उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ये भी मुख्य बातें निकल कर आई सामने। तो 1919 का जो एक्ट था उससे क्या निकल कर महत्वपूर्ण बातें आई। सबसे पहली बात, भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार मिला। दूसरी बात, पहली बार भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। तीसरी बात, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, जिसमें सिखों, ईसाइयों जो कि भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी अलग से निर्वाचन का प्रावधान कर दिया गया। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से भी अलग इसी एक्ट के द्वारा कर दिया गया। अगला जो हमारा एक्ट है उसे देखते हैं। ये है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के क्या कारण थे? तो इस अधिनियम के कारण थे साइमन कमीशन का रिपोर्ट। दरअसल 1919 का जो एक्ट था उसमें एक प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर एक आयोग का गठन किया जाएगा और उस आयोग की जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर भारत शासन अधिनियम तय किया जाएगा। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 में, जो कि भारत फरवरी 1928 में पहुंचा भी था। तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, क्योंकि उनमें जो सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, क्योंकि उनमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे और इसका पुरजोर तरीके से विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस लौट गया। हालांकि उसने रिपोर्ट अपनी सौंप दी। इसके अलावा इस पर जो इफेक्ट पड़ा वो गोलमेज सम्मेलन का भी इफेक्ट रहा। आपको ज्ञात हो कि 1930, 1931 और 1932 लगातार 3 वर्षों में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सिर्फ द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी भाग लेने गए थे, क्योंकि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, उसके तहत यह डील हुई थी। तो गांधी जी गए, प्रयास किए और गोलमेज सम्मेलन में वो भाग लिए। हालांकि गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात पर वे नाराज हो गए और बेरंग वापस लौट आए। तो गांधी जी जब लौटे थे तो उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि मैं खाली हाथ तो लौटा हूँ, लेकिन देश को बट्टा नहीं लगने दिया। इसके अलावा ब्रिटिश संसद में इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया और जिसके आधार पर क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 तय किया गया। और दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम बना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एक्ट को भारतीय संविधान में हूबहू ले लिए गए हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट साबित हुआ भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से। क्या हुआ इसमें, इसके क्या प्रावधान थे उसको देखते हैं। मुख्य बिंदु थी कि यह जो एक्ट था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू होने वाला सबसे लंबा और आखिरी संवैधानिक प्रावधान था। इसके बाद अंग्रेजों ने हमें आज़ाद किया 1947 के एक्ट के द्वारा। इसमें जो कुल धारा थी 321 और अनुसूची 10 अनुसूची था। तो देख सकते हैं आपकी धारा और अनुसूची का प्रावधान 1935 के शासन अधिनियम से ही स्टार्ट हो गया था। यह भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन की संजीवनी साबित हुई और भारत में जो है पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन इस परिषद अधिनियम के माध्यम से हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। आपने देखा कि 1919 का जो एक्ट आया था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, जिसे समाप्त कर दिया गया 1935 के द्वारा और केंद्र में अब द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। बर्मा को भारत से अलग करने का एक प्रावधान किया गया। अब भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। और नेक्स्ट संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में, जिसके जो चीफ जस्टिस थे वो मॉरिस गुएर थे। संघीय न्यायालय का जो गठन किया गया 1937 में, और इसके जो चीफ जस्टिस हुए वो कौन थे? मॉरिस गुएर थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और विस्तार किया गया। दरअसल 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, अर्थात सांप्रदायिक पंचायत की, चूँकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और उनका यह प्रयास था कि भारत में जो दलितों की स्थिति है उनको सुधार किया जाए, और इस कड़ी में उनका डिमांड था कि दलितों के लिए, अर्थात उनके दलितों, महादलितों, पिछड़ों के लिए क्या होना चाहिए? सीटें आरक्षित होनी चाहिए, उनके लिए भी पृथक निर्वाचन होना चाहिए। तो आपको ज्ञात हो कि जब गांधी जी वहाँ से लौटे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था और गांधी जी को पकड़कर पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था। तो मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद तो गांधी जी ने इस रैमजे मैकडोनाल्ड का जो प्रस्ताव था सांप्रदायिक पंचायत का, उसका विरोध किया और वे आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी में खासियत थी कि कभी भी कुछ दिक्कतें आती थी तो वो तुरंत अनशन पे बैठ जाते थे। तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिनमें मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रयास रहा। तो उन्होंने समझाया और अंबेडकर को आश्वासन दिया कि देखो, हम ये नहीं चाहते कि दलित एक अलग से धर्म ही बन जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि तुम्हारे लिए अलग से सीटें आरक्षित कर देते हैं, तुम ये पृथक निर्वाचन पद्धति का ये सपना छोड़ दो, इससे हम दलितों को एक अलग धर्म में बांटना नहीं चाहते हैं, वो हिंदू हैं और हिंदू ही रहें। तो क्या हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, दलित समाज के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कर ही दी गई। इसके अलावा रिजर्व बैंक की स्थापना, आपको याद हो कि 1935 में ही रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, साख और मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किया गया कि जो भी देशी रियासत हैं, ब्रिटिश प्रांत हैं, इन सबको मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। हालांकि देशी रियासत ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, जिस वजह से अखिल भारतीय संघ का जो प्रयास था वो असफल रहा। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और इसके अलावा केंद्र और राज्य या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन का प्रावधान इसमें किया गया। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का निर्धारण किया गया और ये रही मुख्य बातें। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम पर कमेंट भी आया, जिसमें नेहरू जी, जिन्ना जी का कमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेहरू जी ने कहा कि यह जो अधिनियम है वह अनेक बैंकों वाला इंजन रहित गाड़ी है। यह किसका कथन था? तो नेहरू का था। दूसरा कथन जिन्ना का था कि जिन्ना ने कहा कि यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है। इस अधिनियम का जो अभाव था उसमें प्रस्तावना का अभाव था, इसमें प्रस्तावना शामिल नहीं था। दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।